स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। क्या दिख रहा है? वेक्टर्स। वेक्टर्स। क्या समझ में आता है इससे, वेक्टर्स से? इस स्क्रीन पे जो दिख रहा है उन पे फोटो से क्या समझ में आ रहा है, कोई बताना चाहेगा? सर डायरेक्शन। डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है एक। और शॉर्ट पाथ लॉन्ग पाथ। शॉर्ट पाथ, लॉन्ग पाथ, शॉर्ट पाथ ठीक लॉन्ग है, ये पाथ। भी ठीक है। और कुछ? सर दो पार्ट है, इन दोनों में से कौन सा किस तरफ जाना है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। डायमेंशन, डायरेक्शन के लिए कंफ्यूज है, ये किस तरफ जाना है मुझे। यस बिल्कुल सर। सही बात बोली आपने। और कुछ? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कंफ्यूज है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है कि नहीं? अच्छा, ये यस यस ये सर। सर। ये मान लो आप, वॉइस रिपीट हो रही है क्या? नो सर। ये मान लो, नो सर। मान लो नो इसकी सर। वेलोसिटी थी, मान लो 50 मीटर पर सेकेंड, 50 किलोमीटर पर आवर थी। अच्छा एक बात बताओ, जब ये 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा होगा, तो अगर इसको सीधे जाना होगा तो क्या ये अपनी स्पीड कम करेगा? नो सर। सर। कोई नो कोई सर। और अगर अगर इधर मुड़ना है या फिर इधर मुड़ना है, तो क्या इसको जरूरत है स्पीड कम करने की? यस यस सर। सर। सर यस सर। हाँ, जरूरत है। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी की, अगर इधर जाना होगा ना, तो इसको वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा। इधर मैग्नीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी। और इधर ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करना है ना डायरेक्शन चेंज करनी। इसका मतलब ये वेलोसिटी की दो चीजों के बारे में सोच रहा होगा, जो एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। आई क्लियर है ये बात? यस यस सर। यस। तो वेक्टर, वेक्टर इन द सेंस, पहले तो ये मतलब वेक्टर की जरूरत ही क्यों पड़ी है पढ़ने के लिए? कोई बताना चाहेगा कि जरूरत क्यों पड़ी है, मैं क्यों पढ़ रहे हैं हम वेक्टर फिजिक्स में? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा ठीक है, रहने दो, मैं बताता हूँ। आपने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी, हमने फर्स्ट यस चैप्टर में। सर। फिजिकल यस क्वांटिटी सर। की होती है एन यू, एन यू के इक्वल होती है ना। एन क्या होता है इसमें? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, यस, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये यू क्या होती है? यूनिट यूनिट। होती है। अब देखो, किसी भी हर जो जो फिजिकल क्वांटिटीज थी, अब उसमें कुछ क्वांटिटीज थी जिनमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दे दो और यूनिट दे दो तो उनको डिफाइन किया जा सकता था। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज होती, फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। यस सर। यस सर। और जैसे कुछ क्वांटिटीज ऐसी थी जिनको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट से डिफाइन नहीं किया जा सकता, उनको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। जैसे फोर्स और वेलोसिटी, होता है कि नहीं? फोर्स को, वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है कि नहीं? यस सर। तो अभी हमने जब वेक्टर से पहले चीजें चल रही थी, तो क्या होता था, जब तक चीजों को ओनली मैग्नीट्यूड से पढ़ा जा सकता तब तक तो चीजें ठीक थी। लेकिन जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ने लगी, तब पिक्चर में आया वेक्टर, कि भाई हम एक ऐसा एक चैप्टर बनाएं जिसमें हम इसके लिए एक स्पेशल स्टडी रखें, कि वो चीजें जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा एक चैप्टर इंक्लूड करते हैं। ऐसा कुछ हमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तब जरूरत आई हमारी वेक्टर की, कि हम वेक्टर किस लिए पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हम, आप लोगों को समझ में आया वेक्टर पढ़ क्यों रहे हैं? जो फिजिकल क्वांटिटी थी, उन क्वांटिटीज में ऐसी कुछ क्वांटिटी थी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती थी। तो उस वजह से हम वेक्टर पढ़ रहे हैं। अगर कभी जरूरत नहीं पड़ती, सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती जो ओनली मैग्नीट्यूड से डिसाइड हो सकती थी, तो हम वेक्टर कभी पढ़ते ही नहीं। आ रही बात समझे हम वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं? यस यस सर। सर। यस सर। अब अच्छा, अब ये इस फिगर में बताओ मुझे
ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये क्या है? डॉटेड लाइन क्या है? ये क्या बता रही है? ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है? क्या ये डिस्टेंस है? path, पाथ बोल सकते हो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पाथ बोल सकते हो। और इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा। Yes, the shortest distance yes traveled sir, by a path शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट position. नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और उन दोनों के बीच में जो पाथ, जिस रास्ते से जाते हैं हम, जो भी रास्ता फॉलो किया है, उस वो जितना उस रास्ते को चलने में ट्रेवल किया है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। ये हम पढ़ेंगे मोशन इन 1D में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आराम से एक्सप्लेन करके अच्छे से। ये मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था आपको, मैं आपको जानना चाह रहा था कि आपको वेक्टर का कितना नॉलेज है, बस ये जानना था, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं। आ रही बात समझ में? Yes, sir. yes sir, ठीक है, अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नंबर 1 इज स्केलर, नंबर 2 इज वेक्टर। अब स्केलर क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की कोई जरूरत, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। अब जैसे एग्जांपल के लिए मास ले लो। आपसे बोला मम्मा ने आपके ने कि बेटा 2 kg शुगर ले आओ घर से, बाहर से 2 kg शुगर ले आओ। क्या आप ये पूछोगे कि मम्मा शुगर जो लानी है किस डायरेक्शन से लेके आनी है? no sir, No, आप, sir. आपको पता ही होगा, दुकान पे जाना है, लेके आना है, बस यही ना। न तो ये पूछे, आपको ये बताएंगे मम्मी मम्मा आपकी या पापा जो भी आपको बोलेंगे, बेटा 2 किलो शुगर लेके आओ, और क्या उसका मास को ये बोलेंगे कोई कि डाउनवर्ड लग रहा है या अपवर्ड लग रहा है? मास, देखो एक एक चीज होती है मास, एक होता है वेट। वेट वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि हमेशा डाउनवर्ड लगता है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड, जैसे कि 10 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। मास स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है ओनली। ये मैग्नीट्यूड ही है ना 2 kg, डायरेक्शन। yes sir, जैसे आप टेम्परेचर ले लो, टेम्परेचर मान लो हिमाचल प्रदेश का आज एवरेज टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड है आज का। तो क्या कोई ये पूछेगा क्या आप किस डायरेक्शन में बात कर रहे हो आप? ये तो कोई नहीं बोलेगा no ना। sir, Sir. ये तो कोई नहीं बोलेगा कि किस डायरेक्शन में। 3 डिग्री सेंटीग्रेड है मतलब 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। टाइम का है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 10:15 हो रहे हैं PM। क्या किसी ने मुझे ये पूछा कि किस टाइम सर, किस डायरेक्शन में टाइम ये हो रहा है? नहीं पूछा ना। no sir, तो वो क्वांटिटी sir. जिनको जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, उनको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर है? Yes, sir. yes sir, और जैसे देखो वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी किनसे बोलते हैं? जिसको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजों की जरूरत होती है, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आ रही बात समझ में? अब जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स, Yes, sir. फोर्स है, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है भाई, यहाँ पे मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये कोई ब्लॉक है। मैंने आपको बोला इस ब्लॉक पे ना 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ भाई। अब आप पूछोगे तुरंत, आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यही होगा, सर मुझे ये बताइए कि किस डायरेक्शन में फोर्स, में किस डायरेक्शन में लगाऊं इस ब्लॉक पर? मुझे तो नहीं पता इस ब्लॉक पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। पूछोगे कि नहीं? yes sir, Yes, sir. अगला क्वेश्चन यही होगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना। फिर मैंने बोला कि ऐसा करो, जो जो फोर्स है वो ना राइट डायरेक्शन में लगा लो, या फिर इसको ये लिख देता हूँ राइट डायरेक्शन। तो आप तुरंत आओगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दोगे 5 न्यूटन। क्लियर है? yes sir, Yes, sir. Yes, sir.
अब जैसे कि फॉर एग्जांपल वेलोसिटी को ले लो, वेलोसिटी आपको बोली गई कि ना उसकी वेलोसिटी मतलब ट्रेन की वेलोसिटी मान लो 50 किलोमीटर पर आवर है। तो आप बोलोगे सर किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो बता दो किस डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रही है, एरोप्लेन किस डायरेक्शन में जा रहा है। वेलोसिटी और स्पीड, ये चीज हम एक मोशन इन 1D में पढ़ेंगे कि वेलोसिटी और स्पीड में दोनों में क्या डिफरेंस है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर हमारी वो वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये बात समझना। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये भी हम मोशन इन 1D में पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। Yes, sir. यस मतलब वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। अब वेक्टर क्वांटिटीज का कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है। भाई रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इनको, कैसे दिखाते हैं, लिखते कैसे हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज को लिखने का तरीका ये होता है, ये जो एरो है, एरो एरो दिख रहा है ये आपको ब्लू कलर का, Yes, sir. सर। इस एरो की Yes, जो sir. पीछे वाला साइड है, ये जो पीछे वाला साइड है, ये वाला साइड, इसको हम बोलते हैं टेल, और ये आगे वाला साइड होता है इसको बोलते हैं हम हेड। आ रही बात समझ में? इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। क्लियर है? अब Yes, sir. ये जो Yes, sir. हेड होता है, ये जो हेड होता है हमेशा ये शो करता है उसकी डायरेक्शन को। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया था कि फोर्स लगाओ 5 न्यूटन का राइट डायरेक्शन में, तो आपने इस एरो का जो हेड किया था ना वो इसी डायरेक्शन किया था, राइट में किया था 5 न्यूटन का। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. इसकी जो लेंथ जो होती है ना, इस एरो की पूरे इसकी जो लेंथ होती है ये डिपेंड करती है कि किस मैग्नीट्यूड का है। लेंथ जो होती है इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। जैसे ही मैं अब यहाँ पे आपको बोलूं कि एक फोर्स वेक्टर 2 बनाओ जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन हो और उसकी डायरेक्शन भी राइट डायरेक्शन में हो, तो आप क्या करोगे, यहां से इसका डबल लेंथ का वेक्टर बनाओगे, यहां से इसकी डबल लेंथ का वेक्टर बनाओगे जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन होगा, और ये क्या होगा, F2 वेक्टर होगा। ये क्या था, F1 वेक्टर। मतलब ये जो लेंथ जो होती है ना वेक्टर की जो लेंथ होती है वो डिसाइड करती है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. जैसे अभी आपको बोले एक और बंदा आया कोई, उसने बोला सर मुझे F3 बताओ 50 न्यूटन का ड्रॉ करो वो लेफ्ट डायरेक्शन में। अब देखो, अब मुझे लेफ्ट में ड्रॉ करना है, इसकी जो लेंथ थी इसकी डबल है, जब ये 10 है तो अब इसकी ट्रिपल लेंथ का होना चाहिए। यहां से मान लो शुरू करूं मैं, तो यहां से इतनी लेंथ का वेक्टर अगर मैं बनाऊंगा तो ये F3 वेक्टर होगा जिसकी लेंथ होगी कितनी, 15 न्यूटन। यानी कि ये जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है, जो वेक्टर की लेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि मैग्नीट्यूड क्या है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। Yes, sir. अब देखो होता क्या है, जैसे वेक्टर है ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है जो हम निकालते हैं ना, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हम इसको ऐसे लिखते हैं। और इस सिंपलिसिटी के लिए, जैसे यार ये मॉड बनाना पड़ता है, ए वेक्टर बनाना पड़ता है, इसको सिंपलिसिटी के लिए हम ए लिखते हैं। ये सिंपली जनरली हम ये यूज करते हैं, इसकी जगह पे हम ये यूज करते हैं। रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? यस सर। अब देखा था टाइप ऑफ वेक्टर, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं। तो देखो वेक्टर्स के टाइप देखते हैं हम। एक नंबर फर्स्ट बात है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो लेकिन एक ही लाइन में हो। ये दिख रहा है एक ही लाइन में, ये दिख रहा है आपको, Yes, लाइन sir. सेम है, लाइन सेम है और लेकिन अपोजिट है। ये सेम भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक और अगर कोई वेक्टर बना दो सी वेक्टर,
तो ए बी सी तीनों वेक्टर्स आर कोलिनियर, तीनों वेक्टर कोलिनियर होंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक ही लाइन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, डजंट मीन सेम लाइन। इसका मेन वर्ड है सेम लाइन, सेम लाइन इसका मेन वर्ड है, ठीक है। अब एक आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं भाई? पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जो आपस में पैरेलल हो, जैसे कि पैरेलल इन द सेंस कि उनके बीच का एंगल 0 हो और सेम डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पेन दिख रहे हैं आपको, 3 पेन दिख रहे हैं मेरे, Yes, sir. ये देखो, एक सेकेंड, ये 3 पेन दिख रहे हैं आपको रखे हुए? अरे यार फिसल जाते हैं। ये 3 पेन दिख रहे हैं आपको? तीनों की टिप एक ही Yes, साइड है, sir. तीनों की टिप एक ही साइड है। तो इन दोनों तीनों आपस में पैरेलल है, मतलब इनके बीच में जो एंगल है ना वो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। और देखो ये तीनों सेम डिस्टेंस पे हैं या फिर सेम प्लेन में हैं, लेकिन तीनों पैरेलल हैं आपस में, तीनों, और तीनों की डायरेक्शन सेम है, दिख रहा है ना, तीनों की टिप एक ही साइड है। Yes, sir. यही कंडीशन इसमें शो हो रही है। जो 3 वेक्टर्स दिख रहे हैं तो इसमें ए पैरेलल बी पैरेलल सी है। आई बात समझ में कुछ? क्लियर है? यस सर। अब देखो Yes, किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में जब हम एंगल निकालते हैं ना, किसी भी दो वेक्टर के बीच में जब हम एंगल निकालेंगे तो उनके टेल टू टेल ज्वाइंट करते हैं। जैसे कि ये मान लो ए वेक्टर है, ठीक है, अब इसमें मुझे ए वेक्टर के और सी वेक्टर के बीच में मुझे एंगल चाहिए। एक सेकेंड, कलर वाला फील लूं आपसे, है ना, ग्रीन कलर, इसको ग्रीन मान लेना, ठीक है। ये मान लो ए वेक्टर है, ये वाला ए वेक्टर, ठीक है। अब मुझे ए और सी वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए। ए और सी वेक्टर की एंगल चाहिए। अब जब ए की टेल सी के टेल से मिलाना है मुझे, देखो ए का टेल ये है कि नहीं, ए का टेल, अब इसका टेल और सी के टेल से दोनों को मिलाना है। सी का टेल, क्या मैं सी वेक्टर को ऐसे बनाऊं तो ये सी वेक्टर हो गया, दोनों की टेल एक ही जगह पे है कि नहीं? एंगल Yes, sir. अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना है, मान लो ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर है ये, तो इन दोनों की हमें टेल से टेल मिलानी होगी बस। जैसे इसको हम यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करें, इसको अगर यहाँ पे बना दूं मैं, तो ये जो एंगल होगा इसको बोले एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बेटा जो वेक्टर्स का ना पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है, हम किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखो ये एक दूसरे के कोइंसाइड कर रहे हैं, ये वेक्टर ए और वेक्टर सी, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? 0 डिग्री। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? No, sir. ओके देन ओके। अब देखो थर्ड क्या होता है? थर्ड है हमारा एंटी पैरेलल। सेम कंडीशन सेम कंडीशन है, लेकिन इसमें क्या है, इनके दोनों जो दो वेक्टर हैं, जो पैरेलल वेक्टर है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल सी की डायरेक्शन में अपोजिट कर दूं, इस डायरेक्शन में कर दूं सी को, है ना, इसको हटा दूं, ये मान लो हटा दिया और सी कर दिया, तो जो सी वेक्टर है ना वो ए के और वी के एंटी पैरेलल है। अब देखो जरा डायरेक्शन, अब एंगल अगर हम फाइंड करें तो, जैसे मान लो सी वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना, अब हमें क्या करना है, ए वेक्टर और बनाते हैं इस पे। ए वेक्टर किस कलर का है? रेड का है, ये वाला है। चलो ए, अच्छा टेल टू टेल ज्वाइंट करना है, अब इजीली टेल टू टेल ज्वाइंट हो जाएगा। देखो सी की ये डायरेक्शन है और ए की ये डायरेक्शन है, तो मैंने ए की डायरेक्शन इसकी टेल से ए की डायरेक्शन मिला दी जरा, ये ए वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो क्या ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा, यानी कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री बोलो या पाई रेडियन बोलो, ये किस में होता है? रेडियन। क्लियर है आपको? एंटी पैरेलल वेक्टर क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सर पाई रेडियन कैसे? पाई रेडियन होता है बेटा,
ये पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ओके सर। पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के। जैसे आप घड़ी होती है ना, घड़ी वॉच होती है, वो 2 पाई रेडियन की होती है। 2 यस पाई सर। रेडियन बोलो या 360 डिग्री बोलो। यस सर। शायद आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, जब आपने हाई स्कूल में तो मैथ पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। यस Yes, सर। sir. हाँ, हाई स्कूल में Yes, पढ़ा sir. होगा आप लोगों ने। हाई स्कूल में पढ़ा होगा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री और 2 पाई रेडियन होता है 360 डिग्री, ऐसे ही करके। यस सर। एंगल की यूनिट होती है। एंगल रेडियन एंगल होता है, और एंगल को हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है आपको एंटी पैरेलल वेक्टर? अब यस आते हैं सर। अपोजिट वेक्टर। देखो, any two vectors have same type which have equal in magnitude and opposite in direction. अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर कौन से होते हैं जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड? देखो दोनों की लेंथ सेम है। बेटा माइक, ये स्पीकर किसका ऑन है, बंद कर दो जरा। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है ना, लेंथ दोनों की इक्वल है कि नहीं? Yes, sir. हमने क्या बताया था, जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड बताती है ना। Yes, लेंथ जो होती है वो मैग्नीट्यूड बताती है। तो जब लेंथ मैग्नीट्यूड बता रही है तो इसका मतलब इन दोनों की लेंथ सेम है, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। अपोजिट इन डायरेक्शन है, देखो इक्वल भी है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। देखो इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। वो वेक्टर जो इक्वल इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट इन डायरेक्शन हो, उनको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर या फिर नेगेटिव वेक्टर्स। क्लियर है? yes, sir. Yes. अब आता है इक्वल वेक्टर्स। देखो, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम पिछले वाले की तरह मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी सेम है। इसमें उसमें क्या था, मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन डायरेक्शन अपोजिट थी। अपोजिट वेक्टर में, इक्वल वेक्टर में क्या है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है भाई? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। फॉर एग्जांपल, अब देखते हैं थोड़ा सा, एक दो एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने आपसे बोला कि एक 100 न्यूटन का कोई वेक्टर, फोर्स वेक्टर ड्रॉ करो। आपने ये ड्रॉ कर दिया। मैंने बोला आपको आप ना 10 न्यूटन का फोर्स वेक्टर ड्रॉ करो। आपने ये ड्रॉ कर दिया। ये क्या है, 10 न्यूटन का। मैंने बोला आप ना 0.01 न्यूटन का फोर्स वेक्टर ड्रॉ करो। तो आपने क्या ड्रॉ किया, ये ड्रॉ कर दिया। 0.01 न्यूटन का फोर्स वेक्टर ये है। अब मैंने बोला आप ना 0 न्यूटन का फोर्स वेक्टर ड्रॉ करो। क्या 0 वेक्टर का फोर्स वेक्टर मैं ड्रॉ कर सकता हूं? 0 न्यूटन, वो ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 0 हो। भाई मैग्नीट्यूड Yes, क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या No, होता है, sir. लेंथ होती है ना। वो ड्रॉ में नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं कहीं पे पॉइंट रखूंगा ना, देखो ऐसे मैंने पॉइंट रखा तो इसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ है बेटा। इसको अगर आप बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे इसको, तो इसकी भी लेंथ है। ये जो पॉइंट है ना गोले के बीच में, इसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ जरूर आएगी। इसका मतलब जीरो वेक्टर कैन नॉट रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। जीरो वेक्टर होता है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर है? क्यों नहीं कर सकते जीरो वेक्टर को? उसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर। जीरो वेक्टर बोलो या नल वेक्टर बोलो। क्लियर है आप लोगों को ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर अगर ये क्लियर है तो फिर अगले वाले पे चलते हैं। फिर क्या बात है, सर फोर्थ से बताना। क्या क्या बताएं फिर से? फोर्थ सर। फोर्थ, अच्छा ठीक है, चलो फोर्थ। अच्छा ये इससे पीछे वाला ना? यस ओके, ये वाला, ये अपोजिट वेक्टर। यस सर। ओके ओके। अच्छा देखो, फोर्थ में क्या है, वो वेक्टर जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। ये दो वर्ड्स हैं इसमें।
इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड में इक्वल है इसका, तभी तो इनकी लेंथ सेम है दोनों की। देखो ये लेंथ सेम है ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे यहाँ तक, दोनों की लेंथ सेम है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। देखो इसकी डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसीलिए P इक्वल टू माइनस के क्यू है। ये दिख रहा है आपको, P इक्वल टू Yes, sir. माइनस के क्यू है। क्लियर हुआ ये? अपोजिट, इक्वल Yes, इन sir. मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन को बोलेंगे अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड या फिर सेम इन मैग्नीट्यूड या सेम इन डायरेक्शन, उनको बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. जीरो वेक्टर मैंने अभी आपको बताया ही है, जीरो वेक्टर। Yes, sir. अब आते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर वो हैं जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, कॉमन इनिशियल पॉइंट, वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो। जैसे यहां से अगर ये वेक्टर एक और वेक्टर बना दूं और वेक्टर बना दूं, तो ये सारे के सारे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओ है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो ये सारे के सारे वेक्टर्स हो गए को इनिशियल वेक्टर्स। क्लियर है? Yes, sir. अब Yes, sir. नेक्स्ट आता है को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर का क्या मतलब है कि वो वेक्टर जो कहीं से भी आए हैं लेकिन टर्मिनेट एक ही पॉइंट पर, जैसे ये वेक्टर, ये सारे के सारे वेक्टर हो गए को टर्मिनल वेक्टर। कहीं से भी आ रहे हैं, कहीं से भी, जैसे एग्जांपल ये वेक्टर, जैसे इनकी सबकी ये तीनों वेक्टर है ना, तीनों पेन की निप एक ही पॉइंट पे मिल रही है, एक ही पॉइंट पे, कहीं से भी आ रहे हैं ये पेन और एक ही पॉइंट पे निप मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जो तीनों के तीनों पेन थे वो को टर्मिनल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना मुझे। बिल्कुल। देखो कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? कोप्लेनर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक प्लेन में लाई करते हो। एक प्लेन में इन द सेंस, देखो एक मिनट में एक बुक ले लेता हूं। ये देखो एक प्लेन में इन द सेंस कैसे, एक सेकंड आपको समझाने की थोड़ा सा। हाँ, एक प्लेन में देखो, ये बुक दिख रही है मुझे फिजिक्स की आपको। देखो ये Yes, एक sir. वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, मान लो ये दोनों अलग अलग वेक्टर हैं, तो क्या ये इस बुक के प्लेन में लाई कर रहे हैं दोनों? ये लाई कर रहे हैं कि नहीं दोनों बुक के प्लेन में? Yes. Yes, sir. देखो इसी सेम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं दोनों। वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करें, सेम प्लेन में लाई करें, उनको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर मींस लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। समझ में आ रही मेरी बात? अब देखो, अब दो Yes, वेक्टर sir. और होते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर और अनलोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर है अनलोकलाइज्ड वेक्टर। द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। इनिशियल चाहे जितने वेक्टर हों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, इनिशियल पॉइंट इज फिक्स, मतलब कोई एक पॉइंट फिक्स कर दिया भाई। इसमें क्या था, वो वेक्टर जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ये इस केस में 7 नंबर के केस में क्या हो सकता है, इन दो वेक्टर्स को यहां से बना दूं, अगर मैं यहां से बना दूं, तब भी ये कोई इनिशियल वेक्टर्स होंगे, तब भी ये दोनों कोई इनिशियल वेक्टर होंगे। मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर मैंने बना दिया, तब भी ये कोई इनिशियल है। लेकिन अगर इनका इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दूं, मैं यहां से ही ए वेक्टर बी वेक्टर बनाऊं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर मैंने इन दो वेक्टर्स को या ये तीन वेक्टर्स को, मान लो सी वेक्टर यहां को मैंने इस जगह से बनाया ना, तीनों को ऐसे ऐसे मैंने बना दिया, अगर ए बी सी, तो ये वेक्टर को इनिशियल, वो लोकलाइज्ड वेक्टर नहीं होंगे। सिर्फ वो वेक्टर जिनकी इनिशियल पॉइंट फिक्स हो। देखो इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, फिक्स इनिशियल पॉइंट। इसमें क्या था, सेम एक ही पॉइंट था, इसमें फिक्स पॉइंट में एक ही पॉइंट में डिफरेंस है बेटा। बात समझ में आ रही है मेरी? Yes, sir. देखो को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, और नॉन को इनिशियल पॉइंट वेक्टर कौन से, सॉरी लोकलाइज्ड वेक्टर कौन से होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, और जो अनलोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो।
जैसे इन वेक्टर्स को हम अनलोकलाइज्ड वेक्टर भी बोल सकते हैं, इन वेक्टर्स को, लेकिन इनको लोकलाइज्ड अनलोकलाइज्ड वेक्टर बोल सकते हैं क्योंकि ये इनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है। यहां से शुरू कर सकते हैं हम इन दो वेक्टर्स को, यहां से भी शुरू कर सकते हैं हम दो वेक्टर्स को, यहां से भी शुरू कर सकते हैं। को इनिशियल और लोकलाइज्ड अनलोकलाइज्ड वेक्टर दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन लोकलाइज्ड वेक्टर हमेशा उनका फिक्स पॉइंट होता है, जो इनिशियल पॉइंट है वो हमेशा ऑलवेज फिक्स रहेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देन ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो यूनिट वेक्टर पर, यूनिट वेक्टर क्या होता है कि एक सेकेंड, 40 हो भी गए यार, टाइम बड़ी जल्दी पास हो जाता, टाइम का नहीं पता चलता कब निकल जाता है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो। देखो 1 यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज बताओ मुझे, व्हेन अ वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स ओन मैग्नीट्यूड। अच्छा एक बात बताओ, वेक्टर के पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किस फॉर्म में लिखी जाती है? कोई भी, मान लो ये फोर्स वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड, सॉरी एंड इसी फॉर्म में लिखा जाएगा ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Yes, sir. Yes, sir. कुछ बोला करो यार, कुछ तो बोला करो। जैसे फॉर एग्जांपल एफ को लिखूं मैं 5 न्यूटन इन राइट डायरेक्शन, ये 5 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड हो गया। और ये राइट डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन। राइट क्या है? डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है? फोर्स वेक्टर है जैसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो टर्म में लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखो, जब किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दिया जाता है, किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का अगर डिवाइड हम कर दें तो उसे बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। अब देखो फॉर एग्जांपल ये फोर्स वेक्टर, अगर मैं इसमें 5 का डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अगर इसमें 5 मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन ही है ना, अरे मैग्नीट्यूड तो 5 न्यूटन ही है ना, अब इसमें 5 न्यूटन का डिवाइड कर दूं ना तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन जरा, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसमें when a vector is divided by its own magnitude is called unit vector along the direction of vector। अब देखो, जब मैंने 5 न्यूटन के फोर्स में 5 न्यूटन के उसमें 5 न्यूटन के मैग्नीट्यूड का ही डिवाइड किया था, फोर्स के मैग्नीट्यूड का डिवाइड किया था, लेकिन डायरेक्शन तो वही रही थी ना, डायरेक्शन तो वही रहेगी, डायरेक्शन चेंज होगी क्या? No, sir. No, sir. No, sir. इसीलिए जब हम किसी वेक्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर था, कोई ए वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर किस फॉर्म में लिखा है? ए इंटू मैग्नीट्यूड। ये जो ए कैप है ना बेटा, ये ए कैप जो है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये जो ए है ना ये मैग्नीट्यूड। इसी फॉर्म में मैंने बताया था ना अभी फोर्स को, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर को किस फॉर्म में लिखा जाता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो ही फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। ये क्या है? यूनिट। ये जो यूनिट वेक्टर होता है ना, ये ओनली डायरेक्शन की शो करने के लिए होता है, इससे सिर्फ हम डायरेक्शन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए यूज होता है हमारा यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस फोर्स को ऐसे भी लिख सकता था, फोर्स वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूं कि 5 न्यूटन और फोर्स का यूनिट वेक्टर, ये भी लिख सकता हूं। इसका मतलब ये राइट डायरेक्शन ही हो जाएगा। जो मैं राइट लिख रहा था ना साइड में, उस जगह पे एफ कैप को भी लिख सकता हूं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। और इसका जो एफ कैप निकालते कैसे, जैसे अब यहां से मैं अगर मान लो इस एफ कैप को निकालूं, इसका डायरेक्शन वेक्टर निकालूं इस फोर्स का, तो क्या करूंगा मैं? ये जो, तो क्या करूंगा? एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एफ होगा ना। जैसे इस ए कैप का ए वेक्टर क्या था? ए वेक्टर
ए मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड इनटू ए डायरेक्शन वेक्टर। अब यहां से ए कैप कैसे निकलेगा, इसके नीचे चला जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड। अरे आपको ये समझ में आ रहा है कि यूनिट वेक्टर क्या मतलब होता है यूनिट वेक्टर का? Yes, sir. ये जो एक्स डायरेक्शन में हम जो लेते हैं उसको बोलते हैं हम आई, और वाई डायरेक्शन में जो हम मेजर करते हैं उसको जे, और जो जेड डायरेक्शन में लेते हैं उसको हम बोलते हैं के। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ना एक एग्जांपल देके बताता हूँ क्वेश्चन का, तभी आपको समझ में आएगा, उससे पहले समझ में नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप नीट के हो ना, थोड़ा सा मैथ आपने नहीं पढ़ा होता। अब मैं ये बोल सकता हूँ एफ इक्वल टू, कोई वेक्टर मैंने लिया, एफ इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। फॉर्म चलो k कैप, ओनली k कैप ले लेते हैं। ये क्लियर है, ये वेक्टर की फॉर्म हो गई। अब आई जे के क्या शो कर रहे हैं, आई जे के शो कर रहे हैं कि फोर्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 2 न्यूटन है, वाई न्यूटन पे क्या कोफिशिएंट है, 3 ले लेते हैं, चलो इसको थोड़ा सा अलग अलग रहेगा। तो वाई एक्सिस पे क्या है, 3 न्यूटन है, और जेड एक्सिस पे क्या है, के का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना। Yes, sir. Yes, जेड sir. एक्सिस पे हमारा 1 न्यूटन है। अब इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका हमें यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है, जैसे यूनिट वेक्टर में एफ का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ये आएगा मैग्नीट्यूड, सॉरी एफ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर। ये क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर कैसे निकालते हैं। जब एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे ना तो अंडर रूट में, चलो एफ वेक्टर का पहले एक जनरल फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे कोई वेक्टर है, आर वेक्टर है मान लो, और वो वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स वाई जेड क्या है, एक्स डिस्टेंस में जो डिस्टेंस है, वाई में जो डिस्टेंस है वाई है, जेड में जो डिस्टेंस है जेड है। तो आर वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो वो आएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आ रही बात समझे, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला समझ में आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। ये आपने पढ़ा भी होगा, आपका सिलेबस तो काफी हो चुका है ना, तो आपने पढ़ा भी होगा ये Yes. मैग्नीट्यूड कैसे निकालते। Yes, sir. अब देखो इसको जरा मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ जरा, इस एफ वेक्टर का। इस एफ जो वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा मैं अंडर रूट में आई का कोफिशिएंट, उसमें क्या क्या था, एक्स स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट एक्स था ना, तो 2 का स्क्वायर करूंगा मैं, प्लस इधर 3 का स्क्वायर प्लस इधर 1 का स्क्वायर। अरे क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। No, sir. 4 प्लस 9 प्लस 1 कितना हुआ, 15 हुआ। Yes, सॉरी sir. 14 होगा, 14 होगा ना। अब देखो, अब क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, एफ कैप इक्वल टू एफ वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट में 14। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 2 अपॉन अंडर रूट में 14 i कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट में 14 j कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में 14 k कैप। ये है हमारा फोर्स का यूनिट वेक्टर। ये जो शो कर रहा है ना, ये जो शो कर रहा है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। चलो मैग्नीट्यूड भी निकाल के बताऊं क्या इसका, एफ यूनिट वेक्टर का। Carlos. Yes, sir. ओके आपको बिल्कुल प्रूफ करके बताऊंगा, आप टेंशन ना लो, टेंशन मत लो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा कि यहाँ पे जो लिखा है मैंने कहीं ऐसे अपने मन से तो नहीं लिख दिया है। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही ना करेंगे। अरे यहाँ पे यही तो किया था मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। Yes. Yes, sir. अब देखो मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे एफ कैप का, चलो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ अंडर रूट में 2 अपॉन 14 का स्क्वायर अंडर रूट 14,
3/√14 का स्क्वायर प्लस 1/√14 का स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको मैं ये लिखूंगा क्या, एफ कैप का मॉड अंडर रूट में 14 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 4 + 9 + 1 होगा कि नहीं होगा? देखो अंडर रूट 14 का जब स्क्वायर हुआ, ये समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कंफ्यूजन है इसमें? No, sir. 4 + Yes, 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। अब अंडर रूट 14 था, उसका स्क्वायर क्या हुआ 14 हुआ। अब अंदर क्या हुआ 14/14 हुआ कि नहीं? मैग्नीट्यूड क्या आया 1। मैंने क्या बोला था, एफ कैप जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। ये हेंस प्रूव्ड। हिमाचल प्रदेश नहीं है, ये हेंस प्रूव्ड है, ठीक है। इसमें लिखा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज यूनिट 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट होता है मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का। ये मैंने प्रूफ भी कर दिया आपके सामने। अब तो क्लियर है सब कुछ? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, sir. Yes. शॉर्टेड है कि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और जो यूनिट वेक्टर का, अगर हम किसी के पीछे यूनिट वेक्टर लगा रहे हैं, इसका मतलब यूनिट वेक्टर ओनली ऑन डायरेक्शन शो करने के लिए होता है यूज, उसके Yes, अलावा sir. कोई यूज नहीं है। हमें कहीं डायरेक्शन शो करनी है तो उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसका यूनिट वेक्टर का सीधा सीधा मतलब है डायरेक्शन से। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अगर 10 मिनट है, चलो इसको 10 मिनट में इसको क्लियर कर लेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा, कि कोई भी चीज, कोई भी वेक्टर जिसकी हमें देखो इधर देखो, पहले डेफिनेशन से समझते हैं। अ वेक्टर रिप्रेजेंट position of a point in magnitude and direction with respect to origin of coordinate of the system is called position vector. For example, आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो ये पॉइंट P था, है ना, ये पॉइंट P था, ये पॉइंट कैसे शो कर रहा था, जैसे कि एक सेकेंड, बेटा थोड़ा सा ये मुझे कोऑर्डिनेट बनाना पड़ता है ना 3 एक्सिस में। ये आपको दिख रहे हैं तीनों पेन? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये हमारा एक्स एक्सिस, रेड पेन एक्स एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है जो टेप लगा है जिस पेन पे, और ये हमारा वाई एक्स वर्टिकल में। ये ऐसे होता है, ऐसे होता है जनरली। अब ये जो पेन है ना, ये वाला ये व्हाइट टेप लगा है जिस पे, एक सेकंड इसको रेड लगाता हूँ इधर, बड़ा क्लियर तो दिखेगा। ये जो रेड दिख रहा है ना पेन आपको, रेड पेन, ये जो Yes, sir. रेड पेन जो आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली में आपके मोबाइल की स्क्रीन के बाहर है, मोबाइल की स्क्रीन के बाहर की तरफ है। इसलिए ये आपको पॉइंट, ये देखो ये आपको पेन, जब मैं आपकी तरफ दिखा रहा हूँ, ये पेन आपको क्या दिख रहा है, एक पॉइंट दिख रहा होगा, Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट Yes, की तरफ sir. दिख रहा है। लेकिन ये आपके मोबाइल की स्क्रीन के जैसे स्क्रीन दिख रही है, कितना बड़ा दिख रहा है, पॉइंट नहीं पॉइंट, पेन ही पेन दिख रहा होगा। तो ये क्या है ना, कि आपको जो मोबाइल के बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ भी जा रहा है, और क्योंकि देखो x जो है ना, इस डायरेक्शन में x + x है, तो हमारा इस डायरेक्शन में -x होगा। जैसे इस डायरेक्शन में y है तो इस डायरेक्शन में -y होगा, और इस डायरेक्शन में z है तो इधर अंदर की तरफ, पेज के अंदर की तरफ होगा -z, इस पेज के अंदर की तरफ होगा -z। तो हमारा वो वेक्टर जो अगर किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन एंड डायरेक्शन दोनों चीजें बता रहा है, मतलब लोकेशन कहाँ पे है और किस डायरेक्शन में है, वो दोनों चीज बताए, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखूंगा ना, इस P पॉइंट को इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखूंगा, तो देखो x की डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस, और y की डिस्टेंस क्या होगी 0, क्योंकि देखो y डायरेक्शन में मुझे
कुछ भी नहीं चलना पड़ रहा है। यहाँ पे जाऊंगा तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे पॉइंट है यहाँ पे, वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 0। तो मतलब क्या क्या समझ में आया, ये जो हाइट है इसकी ये शो कर रही है हमारी वाई कोऑर्डिनेट, ये शो कर रहा है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, और जो पेज के अंदर है, पेज के अंदर मोबाइल के अंदर और मोबाइल से बाहर एरो निकलता हुआ वो शो कर रहा है जेड डायरेक्शन। यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, मैंने आपको बताया था आईजे के कहाँ लिखते हैं, देखो बताया था, यूनिट वेक्टर बताया था, हाँ ये ज्यादा लिख गया है ना इसलिए नहीं दिख रहा। ये दिख रहा है आपको, देखो आई किस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में, जे किस डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में, के किधर है, जेड डायरेक्शन में। यानी कि आई का जो कोफिशिएंट होगा, आई का जो कोफिशिएंट है, इसका मतलब ये है कि वो उतनी डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में है, उतनी ही डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में है। अगर जे का कोफिशिएंट है इसका मतलब वो उतनी डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में है। अगर जेड का कोफिशिएंट है इसका मतलब उतनी डिस्टेंस हमारा वो जेड डायरेक्शन में। ये क्लियर है आपको यहाँ से? Yes, sir. Yes. हाँ, अब जैसे देखो पोजीशन वेक्टर में क्या था, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है एक्स वाई और जेड, ये आई जे के क्या दिखा रहे हैं, आई जे और के ये क्या दिखा रहे हैं, इस पॉइंट की डायरेक्शन दिखा रहे हैं। भाई ये पॉइंट क्या है, इतना तो वाई डायरेक्शन में ऊपर है, मतलब इतना, ये वाला मैग्नीट्यूड, ये वाला क्या है, ये पोजीशन इसकी वाई डायरेक्शन में है। एक्स दिखा रहा है, आई कैप दिखा रहा है, आई कैप का कोफिशिएंट दिखा रहा है, इतना एक्स डायरेक्शन में है। और जेड का जो दिखा रहा है कोफिशिएंट, वो दिखा रहा है इतना मैग्नीट्यूड जेड डायरेक्शन में। इसका मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है पोजीशन वेक्टर? Yes, sir. अरे हवा लग रही है कि नहीं बेटा कुछ, कि ऊपर ऊपर से जा रहा है Yes, सब, sir. Yes, sir. ऊपर से जा रहा है क्या? No, sir. No, sir. Yes, sir. sir. पोजीशन वेक्टर समझ में आया क्या होता है? अरे पोजीशन वेक्टर आप ये समझ लो, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको किसी भी एक पॉइंट के पोजीशन एंड डायरेक्शन को जो बता दे उसी को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजों को होता है भाई, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन आई जे के कैप बता रहे हैं और मैग्नीट्यूड एक्स वाई और जेड बता रहे हैं इसमें। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेटा हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थोड़ा सा टाइम लेगा, ये लेंदी है थोड़ा सा। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कितना टाइम हुआ है? 56. 6 हो गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। Okay, sir. पोजीशन वेक्टर हो गया, कल हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, ठीक है फिर, Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, Good night, गुड sir. नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।